Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 मार्च 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अमराबाद टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कुछ टर्म्स हैं जैसे एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ये टर्म्स कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। ये टर्म्स कौन से बॉडी के रेफरेंस में यूज़ की जाती हैं ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर से संबंधित यहाँ पर ये टर्म्स हैं, या फिर सार्क से संबंधित है, या फिर UNFCCC से संबंधित है, या फिर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशंस जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उससे संबंधित है। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जैसा कि रोज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो ऑल इन वन वीडियो है। यहाँ पे हम हर एक सोर्सेज को लेकर अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। हर एक आर्टिकल को हर तरीके से देखने की कवर करते हैं, ठीक है। 360 डिग्री में पूरी तरह से हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आराम से उसको आप सॉल्व कर पाओगे। इतना इनफ कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। कहने का मतलब है वीडियो अगर आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, टाइम टू टाइम देख रहे हो, तो उसके बाद इधर उधर भागकर दूसरे वीडियोस पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग कह सकते हो सोर्सेज के, या अलग अलग सोर्सेज पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। कुछ नहीं, सब चीज़ को कंपाइल करके डेली बेसिस पे दोस्तों आपके सामने ये वीडियो मिल जाता है, जिसमें हर एक इम्पॉर्टेंट जितना कंटेंट है उसकी इनफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में हर एक चीज़ों को सुनकर चलना है। चाहो तो अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, और नोट्स बनाने नहीं चाहते हो तो उसका एक सोल्यूशन आगे मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के थंबनेल वाले टॉपिक पर। तो एक ऐसा देश जिसकी चर्चाएं आज के समय पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब दोस्तों एबॉर्शन को लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ जाता है जब भी हम ये टॉपिक देखते हैं कहीं पर चल रहा है। तो अब जब बात होती है एबॉर्शन की यानी गर्भपात की, तो इंटरनेट पर भी दो तरीके से लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर एबॉर्शन के फेवर में हैं कि हाँ बिल्कुल गर्भपात होना चाहिए, गर्भपात का यहाँ पर जो बेसिकली राइट है वो महिलाओं के पास में होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में है, नहीं एबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के और भी कई सारी चीज़ों के खिलाफ में है, इस वजह से। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो सुनो। तो दोस्तों एक ऐसा देश जो कि दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने अपने यहाँ पर एबॉर्शन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। यानी कि एक अधिकार दे दिया गया है एबॉर्शन का। महिला की यहाँ पर चॉइस है एबॉर्शन करवाने की, एबॉर्शन का राइट उनके पास में आ चुका है। वो देश कौन सा है, तो फ्लैग आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। और फ्रांस को लेकर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, चाहे आप द हिंदू देखो, चाहे आप लाइव मिनट देखो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस देखो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है जिसको एक्सप्लेनर सेक्शन पर पब्लिश किया गया है। तो फ्रांस एक लौता देश बन चुका है पूरे दुनिया का जिन्होंने यहाँ पर एबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करवाया है। जब इस चीज़ का लेकर पूरा डिस्कशन हो रहा था फ्रांस की असेंबली में, जब ये लॉ लेकर आया जा रहा था, चेंजेस करने की बात हो रही थी, तो मैजॉरिटी ऑफ लोग ने दोस्तों यहाँ पर इसके फेवर में वोट किया। ये आप देख पाओगे, ये फ्रांस का आईफिल टावर नज़र आ रहा होगा पेरिस में। तो आईफिल टावर के पास में ही यहाँ पर जब ये पूरा जजमेंट चल रहा था ना, तो उस दौरान आप देखोगे कितनी सारी भीड़ जो है बैठकर इस पूरे जजमेंट को सुन रही थी। जैसे यहाँ पर जजमेंट आया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि मतलब सेलिब्रेशन देखने को मिला फ्रांस के अंदर में, ठीक है, कि एबॉर्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करवाया गया।
अब आगे हम लोग बात करेंगे। जबकि यूएस के अंदर इसका उल्टा हो गया था। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले 2022 की बात है ना। उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का जो एबॉर्शन राइट मिला हुआ था एक जजमेंट के तहत उसको ख़त्म किया था। तो उस समय पर भी इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब चलते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए। ये तो हमने ऊपर की न्यूज़ पढ़ ली, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन बना तो क्या केवल ये न्यूज़ आपके लिए काम में आएगी? कभी नहीं। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा होगा जो अब आपको मिलेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गया है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में फ्रांस हमारे दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जिन्होंने एबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड करवाया, एज अ कह सकते हो संवैधानिक अधिकार के तौर पर यहाँ पर दिया गया। ठीक है। अब जब बात होती है दोस्तों एबॉर्शन की, गर्भपात की, तो इसमें भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। स्पेशली दो अलग अलग तरीके होते हैं गर्भपात करवाने के। पहला एक होता है मेडिकेशन एबॉर्शन, जहाँ पर सीधा दवाइयों का यूज़ किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, यानी कुछ दवाइयाँ वगैरह, मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसको रेगुलर यहाँ पर महिला खाती है अपने प्रेगनेंसी के स्टेज के दौरान, जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मेडिकेशन एबॉर्शन हो गया। दूसरा होता है प्रोसीजरल एबॉर्शन। इसको हम सर्जरी के तो तहत या फिर कह सकते हो कि सर्जिकल एबॉर्शन के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। इसमें सीधा क्या होता है, प्रेगनेंसी को यूट्रस से ख़त्म करने का जो पूरा मेथड है वो अपनाया जाता है। तो ये दो तरीके हमको देखने को मिलते हैं एबॉर्शन के। बट अभी हम बात कर रहे थे फ्रांस की। तो फ्रांस के अंदर में अभी एग्जैक्टली लॉस क्या प्रेजेंट है, ज़रा इसको देखते हैं। दोस्तों वैसे अगर आप देखोगे ना तो एबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज फ्रांस ने 1975 में ही कर दिया था। 1975 से पहले क्या होता था फ्रांस में कि एबॉर्शन करवाना एक अपराध है, बट 1975 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया कि भाई अब इसके बाद से अपराध नहीं माना जाएगा एबॉर्शन। लेकिन अभी राइट नहीं दिया गया था, बस उसको डीक्रिमिनलाइज यहाँ पर कर दिया गया था। कुछ स्पेशल कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह यहाँ पर रख दिए गए थे। बट अभी साल 2024 फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा साल माना जा रहा है। क्यों? इसी साल में दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे दिया? क्योंकि बात हो रही है संवैधानिक अधिकार की, तो संविधान में कुछ बदलाव करे गए होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे देखोगे जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 34 के अंदर दोस्तों चेंज किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन, बदलाव, कुछ भी कह लो। ठीक है। अब इसी आर्टिकल के तहत यहाँ पर क्या दिया गया, महिला को एक फ्रीडम दी गई कि वो यहाँ पर इस तरीके से एबॉर्शन भी करवा सकती हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो ये अमेंडमेंट है 34 आर्टिकल के अंदर में जो किया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ये महिला को फ्रीडम देता है, जैसे मैंने आपको बताया, उनको राइट देता है एबॉर्शन करवाने का। ठीक है। वही चीज़ बार बार इसके अंदर में मेंशन्ड है, तो इसको आप यहाँ पर देख पाओगे। अब जो फ्रांस के लॉज हैं ज़रा इसको थोड़ा साइड में करते हैं और बात करते हैं दुनिया में एबॉर्शन को लेकर पूरा क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों जब ग्लोबल एबॉर्शन लॉज की बात आती है, ज़रा इसको देखना। दुनिया में अभी भी काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने एबॉर्शंस को पूरी तरह से बैन कर रखा है। वहाँ पर गर्भपात करवा ही नहीं सकते, इल्लीगल है। ठीक है। और वो कैसे देश हैं? अभी दोस्तों 24 देश ऐसे आते हैं हमारे दुनिया में। कितने? 24 कंट्रीज़। ये डेटा ध्यान रखना, कहीं पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, चाहे आपका एसए का पेपर हो, कुछ ऐसा टॉपिक हो संबंधित, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हो। तो अभी भी 24 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एबॉर्शंस इल्लीगल हैं। ठीक है। जबकि अगर आप दोस्तों एक चीज़ देखोगे, इन 24 देशों में कौन कौन से देश हैं, इनमें से सबसे खतरनाक अगर आप देखोगे तो अफ्रीका में सेनेगल है, मॉरिशियाना है, इजिप्ट है। एशिया के अंदर लाओस है, फिलीपींस है। सेंट्रल अमेरिका में एल सल्वाडोर है। ये यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक लॉज हैं। ठीक है। फिर उसके बाद होंडुरस हो गया। यूरोप के अंदर में पोलैंड है, माल्टा है। ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर एबॉर्शन बैंड है। बस खाली आपको ये मतलब ऊपर ऊपर ही कंट्रीज़ बताई गई हैं, वैसे ऐसी और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं। अब यहीं पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से बैन तो नहीं है, लेकिन काफ़ी भारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और ऐसे दुनिया में 50 देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब एबॉर्शन करवा सकते हो लेकिन आसानी से नहीं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन से गुजरना पड़ेगा। उसमें लीबिया आता है, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ईरान, वेनेजुएला। ठीक है, ये आप देख पाओगे। इन्होंने परमिट अबॉर्शंस को अलाउ कर रखा है, लेकिन ये तभी अबॉर्शन करवा पाएंगे जब महिला की हेल्थ पूरी तरह से रिस्क पर होगी। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि भाई यहाँ पर इन दोनों में से एक ही जना बच पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं एबॉर्शन अलाउ किया गया है इन देशों में। ठीक है। और या फिर कोई रेप का केस आ गया है, या फ्यूटल एबनॉर्मेलिटी है, जो बच्चा वॉम्ब के अंदर में धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिल रही है, तो उन सब केसेस के अंदर में कह सकते हो एबॉर्शन अलाउ किया गया है।
तो ये कुछ ऐसी 50 कंट्रीज़ है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। 24 देश तो ऐसे हैं जहाँ पर पूरी तरह से बैंड है ये, एबॉर्शन आप करवा ही नहीं सकते। फिर आती है कुछ और कंट्रीज़ जहाँ पर एबॉर्शन को लेकर कुछ लॉज नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन थोड़े से कम हैं। न्यूजीलैंड ऑलरेडी यहाँ पर एबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज कर चुका है, यहाँ पर भी एबॉर्शन करवाना अपराध नहीं है। 2020 में न्यूजीलैंड ऑलरेडी ये काम कर चुका है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया है, बस खाली इसको डीक्रिमिनलाइज किया है। और जो एबॉर्शन का पीरियड है वो 20 वीक्स तक रखा है। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो 20 सप्ताह तक एबॉर्शन यहाँ पे करवा सकती है महिला, उसके बाद नहीं। अब यहीं पर दोस्तों एक और लॉ की कैटेगरी आती है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लॉज बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं यहाँ पर एबॉर्शन को लेकर। मतलब लॉज आप ऐसा कह सकते हो कि महिला अगर एबॉर्शन करवाती है तो उसको जेल हो जाएगी। ये कंडीशन कहाँ पर है? एल सल्वाडोर के अंदर में, जहाँ पर महिला एबॉर्शन नहीं करवा पाती। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम से यहाँ पे गुजरना पड़ता है। इसमें कुछ भारी लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन मैंने आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड की बताई, क्या सिनेरियो चल रहा है। अभी थोड़ी देर में हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा दे रहा हूँ जो हमारे न्यूज़पेपर के अंदर मैंशनड है, जिसका हम यूज़ अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। तो एक रेलिवेंट डेटा है, इस वजह से डिटेल से पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। फिर बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों एबॉर्शन को लेकर कुछ चिंतित डेटा प्रोवाइड करवाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब कुछ ऐसा चिंताजनक डेटा ये है क्या? सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि 73 मिलियन जो एबॉर्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं ये दुनिया में हर साल होते हैं। ये नंबर देखो, 73 मिलियन, 73 मिलियन एबॉर्शंस जो इंटेंशनली जानबूझ के यहाँ पर करवाए जाते हैं। ये दुनिया में हर साल इतने एबॉर्शंस होते हैं। ठीक है, और इन 10 में से 6 ऐसे होते हैं जो अनइंटेंडेड हैं। ठीक है, मतलब हर 10 एबॉर्शन में से 6 ऐसे हैं जो कि मतलब कि इंटेंशनली नहीं करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर 10 में से 3 ऐसे हैं जिसको यहाँ पर कह सकते हो कि अनऑथोराइज्ड एबॉर्शंस भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि भाई कितने एबॉर्शंस हो रहे हैं। फिर बात आती है अनसेफ एबॉर्शन की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है दोस्तों, होता यह है कि कई बार एबॉर्शन करवाते वक्त क्या होता है, वो अनसेफली किया जाता है, यानी कि उसमें कोई सेफ्टी में ध्यान पे नहीं दिया रखा जाता है, जिस वजह से जो महिला है उसकी जान को और ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो ऐसे अनसेफ एबॉर्शंस की कंडीशन भी दुनिया में बहुत खतरनाक है। बोला जाता है कि 45% जितने भी एबॉर्शंस हैं वो अनसेफ हैं, और इन 45% अनसेफ एबॉर्शन में से 97% कहाँ पर हो रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनसेफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर इंडिया की। तो इंडिया में एबॉर्शन को लेकर क्या स्टेटस है? ये डेटा दोस्तों यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के थ्रू उठाया गया है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जब बात करते हैं भारत में, तो भारत में जो मॉर्टिलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, यहाँ नहीं कि जो माँ है वो बच्चे को जन्म देते देते यहाँ पर माँ की डेथ हो जाती है, तो वो जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अनसेफ एबॉर्शन तीसरा मेन कारण है। तो अनसेफ एबॉर्शन की वजह से भी कई सारी महिलाओं की जान चली जाती है, और बोला जा रहा है कि हर दिन लगभग 8 महिलाओं की जान जाती है इस अनसेफ एबॉर्शन की वजह से। कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लिया नहीं, डर के एबॉर्शन करवा रहे हैं, उल्टा सीधा यहाँ पर एबॉर्शन जिसने यहाँ पर किया है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से फीमेल की भी यहाँ पर डेथ हो जा रही है। ऐसी कंडीशंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और बाकी कई सारी प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जो अनइंटेंडेड हैं। ठीक है, इंटेंशनली यहाँ पर नहीं की जा रही हैं। लेकिन फिर ऑल ओवर द अगर आप उस सिचुएशन को देखोगे और देखोगे कि क्या इंडिया में एबॉर्शन करवाना अलाउ है, तो दोस्तों इंडिया में प्रॉपर एक लॉ है जिसको हम MTP एक्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको पता ही होगा, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स। ठीक है, तो 1971 का भी हमारे पास में देखो, 1971 में ये लॉ आया था, बहुत पुराना, लेकिन 2021 में हमने इसी वाले कानून में कुछ बदलाव किए थे, जिस वजह से हमारे पास में अभी जो लेटेस्ट है वो है MTP एक्ट अमेंडमेंट्स 2021। तो 2021 में क्योंकि पुराने वाले लॉ में बदलाव किया गया, तो 2021 वाला नया है हमारे पास में। अब फॉर एग्जांपल जो पुराना वाला 1971 का ये एक्ट था, ये क्या बोलता था कि भाई एबॉर्शंस आप करवा सकते हो, लेकिन एबॉर्शन जो है ये केवल जो मैरिड वेमेन है केवल उनके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन जो 2021 के अंदर बदलाव हुआ था, इसमें अनमैरिड वेमेन को भी यहाँ पर कवर कर लिया गया। फिर ऐसे ही जेस्टेशनल एज लिमिट दी गई। जेस्टेशनल लिमिट क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी स्टेज जहाँ पर प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई है,
अब जो एक बच्चा है वो धीरे धीरे वॉर्म में बनना शुरू हुआ है, ग्रो होना शुरू हुआ है, और जब तक यहाँ पर वो जन्म लेगा तो ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है यही जेस्टेशनल एज लिमिट कहलाती है। तो यहाँ पर 20 सप्ताह का टाइम दिया गया था पुराने वाले एक्ट में कि 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकते हैं, लेकिन 2021 वाले इस जो बदलाव हुए थे उसमें इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया था। लेकिन ये किस केसेस में, कोई रेप सर्वाइवर है, ठीक है, या कोई और एबनॉर्मलिटी से गुजर रहा है, या फिर जो कह सकते हो कि बच्चा यहाँ पर कह सकते हो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है बॉडी के अंदर में, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो उस केस में यहाँ पर उसको 24 सप्ताह तक एबॉर्शन करवाने की ये ताकत दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है फीटल एबनॉर्मलिटीज़ की, कि बच्चे के अंदर में काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटी हैं, ठीक है, कि अगर जन्म लेगा भी तो उसके लिए सही नहीं होगा वो सारी सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं उसको 24 सप्ताह से भी आगे का समय दिया गया है कि वो आगे भी यहाँ पर एबॉर्शन करवा सकते हैं, बट ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जो ये लॉज हैं इन लॉज को तोड़ता है कोई, तो जैसे पुराने वाले कानून में 1000 रुपये का फ़ाइन लगाने की बात की गई थी, और नए वाले में यहाँ पर 1 साल की जेल, फ़ाइन दोनों यहाँ पर हो सकता है। तो ये इंडिया के लॉज यहाँ पर मैंने आपको MTP एक्ट के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहीं पर ना एक पूरा डिबेट छिड़ जाता है, जैसे हर एक टॉपिक को लेकर होता है, हर एक टॉपिक में कुछ लोग फेवर में होंगे, अगेंस्ट में होंगे, दोनों पहलू हैं। तो वही की सिचुएशन यहाँ पर एबॉर्शन को लेकर भी देखने को मिलती है। पहले हम जानेंगे कि लोगों के जो आर्गूमेंट्स हैं वो लोग फेवर में, मतलब जो लोग अबॉर्शन के फेवर में हैं उनके क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं, जो कहते हैं कि हाँ ठीक है अबॉर्शन का पावर होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों वो आर्गूमेंट क्या है उनका। पहला है, इससे क्या होगा, जो अनसेफ एबॉर्शंस होते हैं उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप एबॉर्शन को लीगलाइज कर दोगे, प्रॉपर लॉज मिलेंगे, जैसे फ्रांस के अंदर एक अधिकार दे दिया गया, तो इससे क्या होगा, अब आराम से खुलेआम सेफ्टी के साथ में एबॉर्शन करवाया जा सकेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर छिप छिप के ये सारा काम होता है, जिस बेसिस पर अनसेफ एबॉर्शन हो पाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, और इस अनसेफ एबॉर्शन की वजह से महिला की जो जान है वो रिस्क में आ जाती है। तो ये इस वजह से एबॉर्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए, ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है। दूसरी तरफ लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि भाई हर रोज़ 8 महिलाओं की जान जा रही है अनसेफ एबॉर्शन की वजह से, तो इस डेटा को समझकर सोचकर हमें इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, जिससे सेफ्टी के साथ में एबॉर्शन करवाया जाए। फिर एक और यहाँ पर आर्गूमेंट दिया जा रहा है, वो है एक रिपोर्ट है जिसको सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि जो लीगल और प्रैक्टिकल बैरियर्स हैं, कई बार बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लॉज की कई सारी रुकावटें आती हैं, तो यही सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से इंडिया में अनसेफ एबॉर्शंस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। लोग छिप कर ये काम करवाएंगे तो उटपटांग से काम होंगे, जिस वजह से अनसेफ एबॉर्शंस बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो मैटरनल डेथ है, यानी कि जो माँ की मृत्यु है यहाँ पर वो हो जाती है। ऐसे कई सारे केसेस में देखने को मिला। फिर ये तो आर्गूमेंट्स हुए फेवर में, इसमें एक और आर्गूमेंट रखा गया है, वह है बॉडीली ऑटोनॉमी। ये हर जगह पर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल दुनिया भर में कई सारे कंट्रीज़ में एबॉर्शन को लेकर प्रोटेस्ट भी चले कि भाई एबॉर्शन का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। क्यों? उनका कहना यह है माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है भाई, बॉडीली ऑटोनॉमी यहाँ पर मिलनी चाहिए महिला को, ऐसा उनको एक अधिकार मिलना चाहिए। उनका कहना यह है क्योंकि ऑब्वियसली देखो एट द लास्ट होना क्या है, वो बच्चा जो जन्म लेगा वो पालना उसी महिला को है, ठीक है। तो उस फीमेल को अपने इस पूरे के पूरे एबॉर्शन को लेकर जो राइट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करवाने चाहिए, वो खुद से इस चीज़ को लेकर डिसीजन ले सके, ये हमको देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है जो इसके फेवर में है। अब इसी को लेकर दोस्तों एक केस हो गया था, उस केस के बारे में ध्यान रखना, कभी भी कुछ चर्चा होगी तो उस केस को आप कोट कर सकते हो वहाँ पर, या इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर भी आप कोट कर सकते हो। क्वेश्चन है केस है ये सुचिता श्रीवास्तव और वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, 2009 का केस है। सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की बात आती है तो यहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात की, ठीक है, जोर दिया कि हाँ वेमेन का जो राइट है वो उनका ये रिप्रोडक्टिव चॉइस के राइट उनके पास में होने चाहिए। अगर उनको राइट मिलेंगे तो एक पर्सनल लिबर्टी भी है, सिंपल सी बात है, और पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 के तहत मिलती है, तो एक फंडामेंटल राइट है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट भी किया। तो इस बेसिस पर आप देखोगे तो कई सारे लोग एबॉर्शन के फेवर में हैं। बट अब आता है दूसरा पहलू, कई सारे लोग एबॉर्शन के अगेंस्ट में हैं। अब उनके आर्गूमेंट्स क्या, ज़रा ये भी जान लो। उनका कहना है कि नहीं, एबॉर्शन को लीगलाइज नहीं करना है, एबॉर्शन का अधिकार नहीं देना है। क्यों? पहला आर्गूमेंट है रिलीजियस व्यूज़। कई सारे रिलीजन में, कई सारे धर्म में अगर आप देखोगे तो माना जाता है जो बच्चा है वो गॉड की परमिशन से आया है,
गॉड का गिफ्ट है, तो वो जो एबॉर्शन है स्पेशली वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गॉड की डिमांड्स है उसको डिसोबे कर रहा होगा, ठीक है, उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा। तो वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। सेकेंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वो है अगेंस्ट दी ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आज के समय पर जगह जगह मानव अधिकार की बात होती है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एबॉर्शन के अगेंस्ट में जो ये आर्गूमेंट यहाँ पर दिया गया है कि ये मानव अधिकार के खिलाफ में है, ठीक है। भाई किसी के पास में अधिकार नहीं है कि वो एक ह्यूमन लाइफ ले सके, एक इंसान की जान ले सके, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर बोली गई है फ्यूटल पेन। कई बार क्या होता है एबॉर्शन में देरी हो जाती है और यहाँ पर 20 सप्ताह तक टाइम दिया गया कि भैया 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकते हो, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों 20 सप्ताह तक या 20 सप्ताह के बाद में अगर आप देखोगे तो वो जो बच्चा धीरे धीरे वॉम्ब के अंदर में बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, कहीं ना कहीं एबॉर्शन के समय पर उसको पेन होगा। जो ये फ्यूटल पेन है ये इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए, जिस बेसिस पर एबॉर्शन नहीं मतलब या फिर एबॉर्शन के जो राइट्स है वो नहीं देने चाहिए, तो इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स नजर आएंगे, ठीक है। अब ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे आर्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। नाउ अब फाइनली यहाँ पे मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करते हो, आप इंटरव्यू पैनल पे पहुँचते हो और कोई टॉपिक ऐसा ही बातें करते करते छिड़ जाता है एबॉर्शन का, ठीक है। कभी भी कैसे कोई भी टॉपिक आ सकता है, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि ये टॉपिक आएगा ही नहीं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आप एबॉर्शन के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, तो दोस्तों आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिख सकते हो, ठीक है। डिटेल में लिखने की कोशिश करना, और ऐसा ना हो कि मतलब बस खाली ऊपर ऊपर से बोल दिया, नहीं, उसको यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से समझाने की कोशिश करना कि सामने वाला जो है कन्विंस हो जाए। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करते हैं, आप खिलाफ में हो चाहे आप यहाँ पर इसके फेवर में हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करते हैं, बट उसको इस तरीके से लिखना कि हाँ वो थोड़े जेन्युइन लगे कि हाँ भाई यहाँ पर इसमें इस बात में दम है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ना आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, उस आर्टिकल के पीछे जो बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों, उन सब डेटा को अगर आप लिखने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, घंटों लग जाएंगे। और वो सारा डेटा अगर आप PDF इकट्ठे करने लगोगे तो उसमें स्टोरेज के इश्यूज़, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दोस्तों इस ग्रुप में ना आपको डेली बेसिस पे इस पूरे क्लास का एक ऐसा PDF तैयार करके दिया जाता है जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो जो PDF आपको मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। जैसे अभी ये स्लाइड्स होती हैं, ये 70, 80, 100, 150 पेजेस यहाँ पर डेली बेसिस बनती हैं, लेकिन यहाँ पर उसी को कंपाइल कर दिया जाता है, थोड़े से कम पेजेस में यहाँ पर वो आती है, 10 से 15 पेज के अंदर सारा डेटा यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। प्लस सारा डेटा वहाँ पे उस ग्रुप में सिक्योर रहता है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का PDF ओपन करो, डाउनलोड करो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में मिल जाते हैं, तो स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है जो बेनिफिट्स है वो आपको बहुत सारे मिलेंगे, और जल्दी आपको लगेगा कि यार मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, जिससे यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, और अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, प्लीज़ जो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। डेली बेसिस पे हमारा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसका आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये वाला टॉपिक भी हमारे द हिंदू में भी है और इंडियन एक्सप्रेस में भी है, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेंगे। आज के अखबार में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बताऊंगा, द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है आज के समय पर, उसके पीछे का रीज़न अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ आप लोग ज़रूर से पहुँचना, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात हो रही है मीथेन सेट के बारे में। सेट बेसिकली सैटेलाइट की बात हो रही है। तो मीथेन जो कि हमारा नेचुरल गैस का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। तो दोस्तों मीथेन को नापने के लिए, मीथेन किस लेवल पर रिलीज हो रहा है इसको ट्रैक करने के लिए एक सैटेलाइट बनाई गई है, और उस सैटेलाइट को यहाँ पर भेजा जा गया है अंतरिक्ष में।
जिस वजह से ये मामला पूरा चर्चा में है और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो हाल ही में एक सैटेलाइट जिसको नाम दिया गया मीथेन सैट, ठीक है, इसको लॉन्च करा गया है दोस्तों कैलिफोर्निया से, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में जाकर हमारे पृथ्वी पर जो मीथेन एमिशंस हो रहे हैं दुनिया भर में उसको मेजर करने का काम करेगा। नाउ सवाल यह है कि ये सैटेलाइट है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। सैटेलाइट का मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको पता चल चुका है, उद्देश्य मेन यही है दुनिया भर में मीथेन के जो एमिशंस हो रहे हैं, मीथेन का जो पॉल्यूशन है उसको मेजर करके सारा डेटा हमको प्रोवाइड करवाना। दूसरी चीज़, इस सैटेलाइट को बनाने के लिए इसके कई सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर काम किया है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अलावा स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी, न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी, सब ने मिलकर दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को डेवलप किया। और इस मिशन पार्टनर में गूगल भी इसका हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो सैटेलाइट है इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर। तो सबसे पहला फीचर अगर आप देखोगे तो इस सैटेलाइट के अंदर दोस्तों हाई रेजोल्यूशन का सेंसर लगाया गया है। ये सेंसर क्या करेगा, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। दूसरी चीज़ जो सैटेलाइट में लगाई गई है वो इसकी डिटेक्शन पावर है, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या कर सकता है, मीथेन लेवल्स चाहे वो थोड़े से लेवल पर हो, थोड़ा भी पोल्यूशन हो रहा हो या बड़ा भी पोल्यूशन हो रहा हो, ठीक है, छोटा पोल्यूशन भी अगर एटमॉस्फेयर के अंदर फैल रहा है तो दोस्तों उसको भी ये डिटेक्ट करने का काम करेगा सैटेलाइट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। फिर सुपर एमिटर्स इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, जो बड़े बड़े एमिटर्स यहाँ पर हो उनको भी डिटेक्ट करने का काम करेंगे, जहाँ से पोल्यूशन रिलीज हो रहा है उनको भी डिटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी जिसके तहत हम फिर कुछ एक्शंस ले सकेंगे ताकि इस मीथेन एमिशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं। अब बात आती है मीथेन एमिशन की, आखिरकार ये मीथेन एमिशन होता क्या है। तो दोस्तों जब बात करते हैं मीथेन की तो मीथेन का फॉर्मूला तो आपको पता होगा CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन जो है नेचुरल गैस का ही हमारा एक कॉम्पोजिशन है, नेचुरल गैस जिसका हम कई सारी जगह पर यूज़ करते हैं। अब ये मत पूछना यार नेचुरल गैस है क्या, ठीक है, हमारी अलग अलग जगह पे कमर्शियल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिक पावर के लिए, कई सारे सेक्शंस के अंदर में यहाँ पर नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इससे एनर्जी मिलेगी। अब नेचुरल गैस के अंदर में कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, केवल एक ही चीज़ से मिलकर नहीं बनी है। तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट है वो मीथेन ही है, 70 से 90%। उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड देन रेयर गैसेस, ठीक है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो मीथेन है ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है हमारे नेचुरल गैस का। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो नेचुरल गैस हैं इनका यूज़ हो रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए, जिससे हमारे दुनिया में वार्मिंग इफेक्ट पड़ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं, लगातार गर्मियाँ बढ़ रही हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं मीथेन है ये दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है क्लाइमेट चेंज के अंदर में, हमारे पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म करने में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक बात बताई गई है कि जो मीथेन है ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा गर्म करने की ताकत रखता है। तो जो CO2 एमिशंस हो रहा है उसके सामने मीथेन बहुत ही बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर पहले 20 साल के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट 20 ईयर्स में जो यहाँ पर ये मीथेन है वो कहीं ना कहीं 80 गुना ज़्यादा वार्मिंग पावर रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। उसके बाद ये धीरे धीरे करके 20 साल बाद हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट वार्मिंग पर तो पड़ रहा है ना, जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो उसके बारे में यहाँ पर ये डेटा डिस्कस किया गया। इसी मीथेन को मेजर करने के लिए ये हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में क्या क्या इसके फीचर हैं वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ। ये चीज़ रिपीट हो चुकी है, यहाँ पर ये स्लाइड दोबारा से लग चुकी है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक भी हमारा GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। अवार्ड्स के बारे में दिखाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डायरेक्टली यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया, तो सरकार के थ्रू डायरेक्टली यहाँ पर डेटा डाला जाता है PIB पर। हुआ क्या, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी संगीत नाटक अकेडमी दोस्तों इसके जो पुरस्कार है वो अभी दिए हैं कई सारे आर्टिस्ट को, लगभग 94 आर्टिस्ट को इस प्रकार से जो ये अवार्ड है, जो ये पुरस्कार है वो दिया गया है, जिस वजह से ये डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन अब 94 आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में कोई ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे जिस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं UPSC के अंदर में, या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी के बारे में ऑलरेडी सवाल बन चुका है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़रा इसको ध्यान रखिएगा।
ये संगीत नाटक अकेडमी, इस पुरस्कार के बारे में आपने जानना होगा। यह पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है ना, कैसे यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में जो डायरेक्टली प्रश्न बनाएंगी। तो न्यूज़ तो आपको पता चल चुकी है कि भाई जो 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड हैं, ये दोनों ही साल के अकेडमी अवार्ड्स 94 आर्टिस्ट को यहाँ पे दिए गए, ठीक है, अपनी आर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए। अब संगीत नाटक अकेडमी जो फेलोशिप, ये जो अकेडमी रत्न कह लो, अकेडमी अवार्ड कह लो, है ना, ये अगर आप देखोगे इसके बारे में डिटेल से, तो ये देखो इसके बारे में सारी डिटेल्स ये प्रोवाइड करवाई गई है। ये अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है ना। इस तरीके का पूरा इन्विटेशन, पूरा इवेंट रखा गया था न्यू दिल्ली के अंदर में, जो विज्ञान भवन है वहाँ पर ये पूरा इवेंट रखा गया था 6 मार्च को, यानी कि कल की बात हो रही है। आज तो हमारी 7 मार्च है। तो इस दौरान यहाँ पर ये अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया। अब बात आती है यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी की, क्या है ये। तो दोस्तों ये जो अकेडमी नाम ही आपको दिख रहा होगा, अकेडमी मतलब एक बॉडी है, ये एक बहुत बड़ी बॉडी जो कि बेसिकली क्या कर रही है, हमारे खासकर जो अलग अलग फील्ड्स हैं, स्पेशली म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, है ना, तो इन फील्ड्स को लेकर यहाँ पर ये काम करती है। इस बॉडी को बनाया गया था 1953 के अंदर में। अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो पूरा डेटा है ये किसने पब्लिश किया है, पीआईबी पे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू पब्लिश किया गया है। तो इसी बात पर ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकेडमी जो है, ये जो पूरी मंत्रालय है, ये जो बॉडी है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, इस मंत्रालय के अंडर में आती है, ठीक है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, कई सारे डिसीजंस खुद से लेने का काम करती है। अब जो यही जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अगर आप ये अकेडमी जो देखने को मिलती है, इस अकेडमी ने इंडिया के अलग अलग जो 9 अलग अलग डांस फॉर्म्स है दोस्तों, उनको क्लासिकल स्टेटस भी दिया है। और वो 9 डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं आप देख पाओगे, भरतनाट्यम है, कथक है, उसके अलावा कथकली है, कुचिपुड़ी है, उसके बाद मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, छऊ, ये सारे डांसेस हैं। अब इन डांसेस को क्लासिकल स्टेटस किसके थ्रू मिला है, इसी संगीत नाटक अकेडमी ने दिया है, ठीक है। अब इस अकेडमी के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट होने के बाद में वो चेयरमैन 5 साल तक उस अकेडमी के अंदर में सर्व करते हैं, ठीक है। बाकी इस अकेडमी का जो पूरा मैनेजमेंट वगैरह है वो सब पूरे जनरल काउंसिल बनाई जाती है, उसके हाथ में रहता है, ठीक है। तो ये अकेडमी के बारे में तो आपको समझ में आ गया। नाउ अब यही अकेडमी क्या करती है, अवार्ड्स देने का काम करती है, जिसको नाम दिया गया संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये जो अकेडमी अवार्ड है दोस्तों, इन अवार्ड्स की शुरुआत होती है 1952 के अंदर में। अब जो ये अवार्ड हैं ये अलग अलग आर्टिस्ट को दिए जाते हैं, जो आर्ट्स के, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, ट्राइबल आर्ट्स, पपेट्री, थिएटर आर्ट फॉर्म्स, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, अकेडमी अवार्ड जो है इसके अंदर में लगभग 1 लाख रुपए का इनाम होता है। उसके अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम, ऊपर जहाँ पर जो कह सकते हो कि कंधे पे डालने के लिए वस्त्र दिया जाता है, और साथ में एक और प्लेट दी जाती है जिसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये अवार्ड्स इस तरीके से दिए जाते हैं, जिनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक, डांस, ड्रामा के अंदर, स्पेशली उनको। तो अकेडमी क्या है वो समझ में आ गया। अब ये अवार्ड क्या है वो आपको समझ में आ गया, है ना। अवार्ड का रोल क्या है ये आपको समझ में आ गया। यहीं पर एक और चीज़ आती है, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, ठीक है। अब जो ये फेलोशिप है दोस्तों, ये दी जाती है बिना कोई नेशनलिटी, रेस, कास्ट, इन सब चीज़ों को, मतलब ये चीज़ें मैटर नहीं करती वहाँ पर, ठीक है। कौन सी कास्ट है, रिलीजन है, क्रीड है, सेक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ भी मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट ऑनर माना जाता है। उसके अलावा बोला ये भी गया है कि जो ये अकेडमी अवार्ड है, ये वाला जो स्पेशली यहाँ पर जो फेलोशिप की बात हो रही है, इस वाले अकेडमी अवार्ड के अंदर में जो मनी दिया जाता है वो 3 लाख रुपीज़ दिया जाता है। ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम बिल्कुल सिमिलर ऊपर की तरह यहाँ पर रहता ही है, ठीक है। तो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस ये भी एक सम्मान माना जाता है, स्पेशली यहाँ पर जो हमारे बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे आर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड्स आपको समझ में आ गए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जिनको ये अवार्ड मिलता है, अकेडमी रत्न अवार्ड या अकेडमी अवार्ड्स, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किन को ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पर होते हैं। जैसे अवार्ड आप मैक्सिमम आप 41 अवार्ड दे सकते हो, और जो फेलोशिप है, ठीक है, अकेडमी रत्न जो है वो आप 40 दे सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 साल से कम नहीं होना चाहिए, या फिर कम से कम 35 साल की यहाँ पर उम्र तो होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट 35 ईयर्स की जो एज है वो यहाँ पर चाहिए होती है। ये बेसिकली इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
और मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसको यहाँ पर इस तरीके से ये अवार्ड के थ्रू कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। नाउ आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। हो क्या बात रही है, आर्कटिक रीजन की बात हो रही है। जैसे अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में जो स्पेशली ऊपर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर आपको आर्कटिक वाला रीजन देखने को मिलेगा जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ प्रेजेंट है। फिर साउथ पोल पर आपको एंटार्क्टिक देखने को मिलेगा। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक पता होगा दोस्तों। यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक वाला रीजन है यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है और कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं आने वाले कुछ 10 साल में या 2030 से 2035 के बीच में वहाँ पे बर्फ़ प्रेजेंट ही नहीं होगी, केवल पानी ही पानी प्रेजेंट रहेगा, जो कि हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन वो नज़र आ रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी गंभीर हो चुकी है, लगातार बर्फ़ वहाँ की पिघल रही है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये भी रिपोर्ट्स का कहना है, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक पेपर पब्लिश हुआ है जर्नल नेचर रिव्यूज़ अर्थ एंड एनवायरमेंट के अंदर में, इन्होंने बोला जो ये आर्कटिक रीजन है ये 2030 तक पहली बार ऐसा होगा कि इसमें बर्फ़ होगी नहीं, केवल पानी पानी प्रेजेंट होगा। रीज़न गर्मी का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। अब इस स्टडी ने कुछ फाइंडिंग्स दी हैं, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की हैं। इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पर बर्फ़ है दोस्तों ये कहीं ना ये इतनी तेज़ी से पिघल रही है, अगर हम लोग आने वाले समय पर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगी। पेपर ने यह भी बताया है कि हम इस सिचुएशन को रोक सकते हैं अगर हमने आने वाले 10 साल में इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। तो वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, पोल्यूशन को कम करके। एटमॉस्फेयर अगर ठंडा कर देंगे तो सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, बट ऐसा हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा है। तो अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो बर्फ़ है जितनी तेज़ी से अभी पिघल रही है वो और तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाएगी। और जो हमारी सैटेलाइट के थ्रू 1978 में कुछ ऑब्जर्वेशंस करे गए थे 1978 के अंदर में दोस्तों, जो बर्फ़ है इसको एक बार देखा गया था, उस समय पर इसकी पिघलने की शुरुआत हुई थी। और पिघलने की शुरुआत से अगर आप आज के समय पर देखोगे तो ऊपर की काफ़ी सारी बर्फ़ है वो ऑलरेडी यहाँ पर पिघल चुकी है। ठीक है, ये सिनेरियो जैसे मैंने बोला कि खतरनाक सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इतनी तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है आर्कटिक में, तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण है एल्बेडो फीडबैक। अब कहने का मतलब क्या है कि देखो, जब बहुत सारी जो उसमें बर्फ़ थी आर्कटिक रीजन में, जो बहुत सारी बर्फ़ प्रेजेंट थी, जब उस बर्फ़ का जो संख्या है वो कम होने लगा, डिक्रीज़ होने लगी, तो इससे यहाँ पर क्या है, जब बर्फ़ और ज़्यादा कम होने लगी तो उसमें जो गर्मी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही थी, और गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से इसकी पिघलने की स्पीड दुगना हो गई। दूसरी चीज़ डार्क ओशन सरफेस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर ऊपर की जो परत है बर्फ़ की वो तो यहाँ पर पिघल के गिर गई। फिर उसके बाद में जो अब डार्क बर्फ़ बची हुई है, जो डार्क सरफेस है, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो डार्क सरफेस क्या करता है, सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जो डार्क सरफेस नीचे का बचा हुआ है वहाँ पर सोलर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, जिस वजह से भी अगेन हीट बढ़ने की वजह से जो ये बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है और आइस का लॉस हो रहा है, पानी बढ़ता चले जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज ये है ही हमारे पास में एक रीज़न, जिसमें हीट वेव्स वगैरह इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है। तो ये तो हो गए हमारे रीजंस। लेकिन दूसरी तरफ इसके पिघलने की वजह से हमारे आर्कटिक जो ये आर्कटिक की आइस पिघल रही है, इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो पहला असर ये होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ऊपर आर्कटिक वाला रीजन आपको दोस्तों ये दिख रहा है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ प्रेजेंट है, लेकिन ये पिघलेगी। तो पिघलने के बाद में क्या होगा, जो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समुद्र प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, इन समुद्र का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि ये सारा पानी घूम फिर के कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। वो पानी बढ़ेगा ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर जो ये तट वाले रीजन अगर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये तट वाले रीजन पर पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो एरियाज़ हैं ये डूबना शुरू हो जाएंगे। ये एक पहली प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सी लेवल का राइज होना एक खतरनाक सिचुएशन है। इससे जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जो भी यहाँ पर समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं, बड़े बड़े शहर हैं, चाहे आप इंडिया की बात कर लो, है ना, मुंबई है, गुजरात है, बड़े बड़े जो शहर हैं वो सब यहाँ पर डूब जाएंगे इस पानी में। फिर जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा वो ग्लोबल वार्मिंग पड़ेगा। इसकी वजह से गर्मी और तेज़ी से एब्जॉर्ब होना शुरू होगी। अभी तो ये जो बर्फ़ है वो चीज़ों को कंट्रोल कर पा रही है, मेंटेन कर पा रही है, बैलेंस कर पा रही है चीज़ों को, तब यहाँ पर जो ये बैलेंसिंग है वो नहीं हो पाएगी ग्लोबल वार्मिंग के, तब और हैज़ार्डस इफेक्ट्स हमको नज़र आएंगे। ठीक है,
अब थोड़ा सा आर्कटिक ओशन के बारे में जान लेते हैं। लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो आर्कटिक ओशन जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल वाले रीजन पर देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, जैसे मैंने भी आपको बताया भैया, ऊपर नॉर्थ पोल है तो आर्कटिक है, नीचे साउथ पोल है, इधर एंटार्क्टिक है। ठीक है, तो अगर आप इस पृथ्वी को ऊपर की साइड से अगर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर यह पोर्शन हमको नज़र आता है। ठीक है, अब जो आर्कटिक ओशन है दोस्तों, यहाँ पे इसके आसपास कई सारी कंट्रीज़ आपको प्रेजेंट नज़र आएंगी, जैसे ग्रीनलैंड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कनाडा है, फिर नॉर्वे है, अलास्का है, रशिया है। तो मोस्ट कंप्लीटली कवर्ड आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यहाँ सभी जगह पर, यह पूरा का पूरा आर्कटिक सर्किल कहलाता है। इस प्रकार से रशिया में कई सारी जो बर्फ़ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सब पूरा का पूरा जो बर्फ़ से ऑलरेडी ढका हुआ है। ठीक है, तो उसकी आसपास की सराउंडिंग्स यहाँ पे मैंने आपको बताई। उसके अलावा इस आर्कटिक के पास में छोटे छोटे कई सारे छोटे छोटे समुद्र आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उसके अलावा छोटी छोटी और भी कई सारी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारा डाउन टू अर्थ की मैगजीन का ही है। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये सब जगह पर कवर हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। आप सर्च भी करोगे ना रूबीमार, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। तो रूबीमार बेसिकली एक जहाज़ का नाम है। अब नाम है बोलना सही होगा, नाम था। हुआ क्या, रेड सी से गुजर रहा था, और रेड सी आप सुन ही रहे होगे लंबे समय से न्यूज़ में। तो उस जहाज़ के ऊपर में हूदी रेबल्स ने अटैक किया। अटैक करने के बाद दोस्तों वो जो जहाज़ है वो पूरी तरह से डूब गया वहीं पर लाल सागर में। और जहाज़ जो डूबा, इसकी वजह से उस लाल सागर के एनवायरनमेंट पर कितना ज़्यादा हैजार्डस इम्पैक्ट पड़ सकता है वो यहाँ पर समझाया गया। ये कुछ फोटोज़ दोस्तों वायरल हुई हुई हैं, ये आप देख पाओगे जहाज़ पूरी तरह से समुद्र में डूब रहा है। ठीक है, ये आप देख पाओगे पूरी तरह से ये डूब चुका है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि रेड सी से एक जहाज़ गुजर रहा था जिसका नाम है रूबीमार। यूके जो है इसको ओन करता है। एक बहुत बड़े साइज़ का जहाज़ है जिसमें बहुत सारा जो सामान है वो हम कैरी कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर अटैक हुआ, जिसकी वजह से ये जहाज़ डूब गया। और मैं आपको बताऊं, हूदी रेबल्स का ये पहला ऐसा अटैक होगा जिसमें जहाज़ इन्होंने डुबाया है। वैसे अटैक तो ये लंबे समय से कर रहे हैं, इंडिया के जहाज़ों के ऊपर अटैक कर चुके हैं जो रेड सी से गुजर रहा है। बट ये वाले जहाज़ के ऊपर जो अटैक किया गया है दोस्तों, ये तो पूरी तरह से डूब ही गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नवंबर 2023 से ये अटैक कर रहे हैं, बट अभी सिचुएशन और गंभीर हो चुकी है। इसके खिलाफ में कुछ करना हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है। तो इसी आर्टिकल में थोड़ा सा रेड सी के बारे में बताया गया है। रेड सी का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हर महीने ये किसी न किसी कारण की वजह से चर्चाओं में आ रहा है। तो आपने गलती से भी ऐसा ना हो कि इसके बारे में आप ना पढ़ो। प्लीज़ अच्छे से हर एक इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब बात करते हैं हम लोग रेड सी की, तो सबसे पहले इस वाले फ़ोटो को देखियो। ठीक है, ये फ़ोटो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अरे यार एक फ़ोटो देख लो, ये वाला देखो। इधर आपको ईरान नज़र आएगा। ठीक है, ये पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। आगे जाओगे इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा अरेबियन सी हो गया। यहीं पर आपको गल्फ़ कंट्रीज़ नज़र आएंगी। ये हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया येमेन। रेड सी आपको ये देखने को मिलेगा, ये है हमारा लाल सागर। ठीक है, तो रेड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, क्योंकि अगर इंडिया को भी कोई जहाज़ भेजना होता है तो वो जहाज़ इस तरीके से आता है हमारा, और इधर गल्फ़ ऑफ एडन से गुजरता हुआ बाबेल मंडेबे स्ट्रेट से अंदर जाता है, और फिर ये रेड सी से होता हुआ सीधा गल्फ़ ऑफ स्वेस यानी स्वेस कनाल पर आता है, और स्वेस कनाल को क्रॉस करके सीधा दोस्तों यहाँ पर ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी से गुजरता हुआ यूरोप में जाता है। तो ये रूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल हमारे लिए नहीं, दुनिया भर की मोस्टली कंट्रीज़ के लिए ये रूट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा व्यापार यहाँ पर होता है दोस्तों, क्योंकि यूरोप की कनेक्टिविटी इस रास्ते से हो रही है। लेकिन पिछले कुछ समय पर जब इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर अटैक किया, तो इसको लेकर आप देख पाओगे दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं जो इजराइल के खिलाफ में खड़ी हैं। येमेन भी दोस्तों यहाँ पर इजराइल के खिलाफ में खड़ा है, पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जितने भी जहाज़ इधर से निकल रहे हैं जिनका एसोसिएशन इजराइल के साथ में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो येमेन के अंदर जो हूदी रेबल्स हैं, इस वाले रीजन में क्या है ना, हूदी रेबल्स खड़े हुए हैं। और वो हूदी रेबल्स येमेन के अंदर में ही अपना युद्ध मचाए पड़े हैं। आपको पता ही है, उनका मेन टारगेट है कि येमेन की सारी पावर को वो संभालें, क्योंकि दूसरी तरफ तो येमेन की सरकार सब कुछ संभाल रही है, लेकिन एक तरफ हूदी रेबल्स जो सरकार को हटाकर यहाँ पे अपनी पावर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इन्हीं हूदी रेबल्स को और येमेन की सरकार को यही कंट्री सपोर्ट कर रही है, ईरान, सऊदी अरेबिया, जिसकी वजह से ये वॉर चलती रहती है। सिचुएशन गंभीर है। तो ये हूदी रेबल्स के हाथ में ये वाला एरिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा अगर कोई जहाज़ इधर से रेड सी से गुजर रहा है जिनका एसोसिएशन इजराइल के साथ में, उन जहाज़ के ऊपर ये अटैक करने लगते हैं। और ऐसे कई बार जहाज़ों के ऊपर अटैक हो चुका है। नवंबर 2023 से अभी तक कई जहाज़ पर अटैक ये ऑलरेडी कर चुके हैं।
लेकिन जो अभी ये लेटेस्ट अटैक हुआ है ये थोड़ा सा ज़्यादा चिंताजनक हो गया, थोड़ा खतरनाक हो गया, क्योंकि ये जहाज़ के ऊपर जो अटैक हुआ दोस्तों, ये एक ऐसा जहाज़ होगा जिसको यहाँ पे हूदी रेबल्स ने डुबो ही दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन दुनिया भर की कंट्रीज़ के लिए बन जाएगी। तो रेड सी वाला सिनेरियो आपको समझ में आया। अब रेड सी का जोग्राफी अगर आप देखोगे तो इसके आसपास कई सारी कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ में इजिप्ट, इज़राइल, जॉर्डन ये नज़र आएगा। साउथ में येमेन है, जिबूटी, एरिट्रिया और सोमालिया आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये सब कंट्रीज़ हैं। ये रेड सी है, ये रहा सोमालिया, ये रहा एथियोपिया, ये रहा एरिट्रिया, है ना। ऊपर की बात कर रहे थे, ये रहा इजिप्ट, ये रहा जॉर्डन, ये रहा इज़राइल। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कंट्रीज़ रेड सी के बराबर बराबर आसपास में आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। अब रेड सी की कनेक्टिविटी को देखोगे तो इसमें कई सारे स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट मतलब एक छोटा सा रास्ता जो दो बड़े समुद्र को टुकड़ों को जोड़ रहा हो। तो ये बाब-एल मंडेब स्ट्रेट, एक सेकंड को मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा बाब-एल मंडेब स्ट्रेट। तो एक पतला सा स्ट्रेट है जो कि रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ने का काम कर रहा है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है। गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पर। ऊपर आप देखोगे गल्फ ऑफ अकाबा है, ये है गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है, रेड सी से जुड़े हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब उसके अलावा जो ये हमारा लाल सागर है ना, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। इसके कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे इस लाल सागर में दो आइलैंड्स हैं जिनको यूनेस्को का नेचुरल हेरिटेज का टैग दिया हुआ है। और वो दो आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ये एक फ़ोटो आप देख पाओगे। ये रेड सी हमारा, ठीक है। इसी रेड सी में जस्ट किनारे आपको ये आइलैंड्स नजर आएंगे, एरिट्रिया के जस्ट ऊपर। ठीक है, ये आप देखो, एक है इधर दुगोनाब बे और फिर एक है यहाँ पर संगनम एटोल। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने नेचुरल हेरिटेज का टैग दे रखा है, ये लाल सागर में स्थित हैं। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर नजर आएंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो रेड सी है दोस्तों, यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही रिच है। कहने का मतलब है इस वाले समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ ऐसी पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, केवल इसी एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई सारी रेड फिशेस की बात हो रही है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो इसमें डॉटी बैक नाम की एक मछली है जिसका फोटो ये लगा हुआ है ना। ऐसी और भी मछलियां हैं जो केवल इसी एरिया में पाई जाती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती, या दुनिया की मैक्सिमम ये वाली मछलियां, ये वाली प्रजातियां इसी एरिया में देखने को मिलती हैं। बट अगर ऐसे अटैक्स होते रहेंगे और जहाज़ों में इश्यूज आते रहेंगे, डूबते रहेंगे, तो इससे उस पूरे एरिया में पोल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो एनवायरमेंट है वो डैमेज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो ये हूदी रेबल्स हैं इनका अटैक रेड सी में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ठीक है, तो इसको रोकना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इस पूरे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर यहाँ पर जो फिशेस हैं वो कम हो जाएंगी, दूसरे और प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये तो मैंने आपको कुछ अलग अलग सोर्सेज के आर्टिकल पढ़ा दिए। अब देखो द हिंदू की जब हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में बताता हूँ। पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ काम की खबरें नहीं आ रही हैं यार, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इस वजह से मुझे यहाँ पर वीडियो में चेंजेस भी करने पड़े, जो कि वीडियो में चेंजेस करने के बाद मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला लोगों का, और स्पेशली यहाँ पे लोगों को वीडियोस पसंद आए बहुत ज़्यादा, है ना। उसके बाद इन वीडियोस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ कवर हो रही है। जैसे आज की न्यूज़पेपर में देखोगे तो फ्रंट पेज पर यही आर्टिकल प्रेजेंट है, बस नीचे की साइड में जो काम का है, और एक एडिटोरियल है। उस एडिटोरियल में आज कुछ ऐसे रेलिवेंट तथ्य नहीं है जो काम में आए, बट फिर भी मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि एडिटोरियल मैं लेकर आया ही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हाँ आर्टिकल हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो ऐसे आर्टिकल हैं जो रिपीटेड हैं, जिसको ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बार बार उसमें टाइम ज़ाया करने से अच्छा कुछ नई चीज़ें जो चर्चाओं में आ रही हैं दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में उनका रोल है, तो उनको डिस्कस करना बनता है ना। तो वही यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज हुआ है। तो आज के अखबार में हमारे कुछ आर्टिकल्स देखोगे तो वहाँ पर बात है, कुछ बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात हो रही है। रशिया ने अभी यहाँ पर कुछ इंडियंस का इस्तेमाल किया जंग में लड़ाने के लिए, वो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, फिर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में अगर आप सेकेंड पेज उठा लोगे तो वहाँ पर भी कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, वही यात्रा वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पेज उठा लोगे, वहाँ पर भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसी काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आपको नजर आएगी। ज़्यादातर लोकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, तो एग्जाम में उनका कोई काम नहीं। ठीक है, पन्नू ने यहाँ पर इसको ये थ्रेटन दे दिया, ये वो दे दिया। ठीक है, उसका नाम, उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, इसने इस पॉलिटिकल पार्टी को कह दिया, इसने इस नेता को ये बोल दिया, वही चीज़ें चल रही हैं। फिर पेज नंबर 6 पर, ठीक है, जो हमारा 6 नंबर पेज है, यहाँ पर INS जटायु को लेकर बात की गई है। अब INS जटायु ऐसा तो नहीं है कोई नया टॉपिक है,
ठीक है। आईएनएस जटायु अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा है, इवन थंबनेल पर मैंने बड़ा बड़ा टॉपिक लगाया है आईएनएस जटायु के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है, तो वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर उसी पेज पर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की बात की गई है, वो मैंने डिस्कस कर ही दिया आज, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो खुद भी चेक कर सकते हो। फिर आप उसके अगले पेज पर आओगे एडिटोरियल पर, तो एडिटोरियल में आज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल एक एडिटोरियल काम का है, जहाँ पर थोड़ा मेडिसिन के बारे में बात की गई है, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। फिर आज के अखबार में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आओ, यानी पेज नंबर 10 पर, तो पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पर बात हो रही है इम्यूनिटी को लेकर, वही सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट आया है। तो ये तो हमने कल ही एडिटोरियल डिस्कस किया है ना, कल वाला वीडियो ओपन करो, आगे एडिटोरियल पर जाओ, सबसे पहला आर्टिकल यही डिस्कस किया, बहुत डिटेल से बड़े बड़े नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ काम का बचा ही नहीं, फिर वर्ल्ड सेक्शन आ गया, इकोनॉमी सेक्शन आ गया। इकोनॉमी सेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है बट काम का नहीं है, इकोनॉमी से ही आप लिंक कर सकते हो ये वाला आर्टिकल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। कहोगे इससे अच्छा न्यूज़पेपर ही दिखा देते हैं, न्यूज़पेपर दिखा ही तो नहीं सकता, पहले मैं न्यूज़पेपर ही दिखाता था वीडियोज़ में, आपको सबको पता है, बट कॉपीराइट इश्यूज़ हैं भाई द हिंदू की साइड से, अगर एक बार भी दिखाया तो फिर वो सेकंड स्ट्राइक दे देंगे मेरे पास, फिर उसके बाद वीडियोस अपलोड होना बंद हो जाएंगे। इस चक्कर में तो पैटर्न के अंदर बदलाव करेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं छूटेगी। तो अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा कि यार मेरा कुछ छूट रहा है नहीं छूट रहा, अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोस्तों डेली वीडियोस के अंदर में इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है आपको, और इतना मतलब कह सकते हो वास्ट वे में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको मिल रहा है कि वो आगे पीछे वो कई सारे आर्टिकल द हिंदू में बाद में पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन आप पहले ही पढ़ ले रहे हो क्योंकि चर्चाएं पहले होने लगती हैं, न्यूज़ पहले चलने लगती है, तो वो भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। इवन जो थंबनेल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, समझ गए ना इस बात को। अब जैसे फ्रांस का हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया स्टार्टिंग में थंबनेल वाला, तो आने वाले समय पर अभी इसके ऊपर एडिटोरियल पब्लिश होंगे, 100% पब्लिश होंगे, तब भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कल ही पब्लिश हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से बिल्कुल भी परेशान मत, मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कई सारे लोग मुझे आज कमेंट में लिख देंगे सर यहाँ पर आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया ये वो, बट मेरी तरफ से यहाँ पर बताना ज़रूरी है, ठीक है। कई लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं सर ये आर्टिकल लग गया वो आर्टिकल लग गया, कुछ नहीं रह जा रहा है। अगर आप वीडियोस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एक भी टॉपिक आपका नहीं रह जा रहा है, ये मेरी गारंटी है। जो द हिंदू न्यूज़पेपर में है हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है, ठीक है। चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। हुआ ये तो पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल, अभी देखो पाकिस्तान के जो पीएम है वो दोबारा से बन के आ चुके हैं यहाँ पर, शहबाज शरीफ साहब। अब ये क्या कर रहे हैं कि दोबारा से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में हाथ फैलाना शुरू कर रहे हैं, पैसे मांगने की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है जिसका मेन काम है जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डूब रही हैं, हालात ख़राब हैं, उनको यहाँ पर बचाकर निकाल कर लेकर आना उस संकट से। तो पाकिस्तान को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फंड मिल चुका है IMF से, बट ये दोबारा से फंड लेने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अब की बार बीच में आ चुका है। इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोला है कि भाई आप एकदम से लोन मत देना आपकी बार पाकिस्तान को, जो आपने इतना बड़ा अमाउंट ऑलरेडी दिया है इन्हें, पहले उसको मॉनिटर तो कर लो, ये कहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, जो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने मांगा है क्या उसमें लगा रहे हैं, या फिर जिससे कर्जा लिया है वो कर्जा ही चुकाने में दे रहे हैं पैसा, क्योंकि ऐसे तो कर्जा इन पे इतना ज़्यादा है कि IMF देता रहेगा, फिर आगे लिमिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर इंडिया ने अभी मेंशन की है, जोर दिया है IMF के ऊपर कि भाई आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा एक निगरानी रखो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है एग्रीमेंट कह लो या अरेंजमेंट कह लो, स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA। ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है जिसके तहत $3 बिलियन यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाए गए थे। बात हो रही है यहाँ पर पिछले जुलाई की, बट हुआ क्या, जब भी लोन्स देने की बात हो रही है तो इंडिया ने यहाँ पर हर बार एब्सटेन किया है, इंडिया यहाँ पर कुछ वोट वगैरह दे नहीं रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये वापस से फिर से यहाँ पर लोन लेने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में फिर वोटिंग हुई थी जहाँ पर IMF ने $700 मिलियन यहाँ पर रिलीज़ करे थे पाकिस्तान के लिए। तो इस बार यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भी करती है मिस्टर सुब्रमण्यम साहब से, जो कि बेसिकली IMF बोर्ड में है, कि भाई आप थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर चेक करो, मॉनिटरिंग करो कि पाकिस्तान जो इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, जो यूटिलाइजेशन है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए खर्च रहे हैं ये पैसे, तो वो डेवलपमेंट हो रहा है देश में या नहीं, या फिर वो पैसा सीधा जिन देशों दूसरे देशों से उधार ले रखा है सीधा उनको चुका रहे हैं, या अपनी यहाँ पर पावर बढ़ा रहे हैं डिफेंस के अंदर में, जिसके लिए पैसा लिया है वहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा जोर दिया, जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चाओं में। अब ये आर्टिकल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एग्जामिनेशन के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो बनता है हमारे लिए वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कभी कभी न्यूज़ में आते लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC का फेवरेट है, 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है।
तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ में तैयार किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब दुनिया भर के हालात ख़राब हो गए थे, कई सारी कंट्रीज़ की सिचुएशन बेकार हो गई थी, तो उन कंट्रीज़ को वापस से खड़ा किया है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों इस प्रकार का जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसको सेटअप किया गया। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आप देखोगे तो उसमें दुनिया भर की कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। इंडिया ने ऑलरेडी इसको 27 दिसंबर 1945 में ज्वाइन कर लिया था। IMF का मेन काम मैंने आपको बता ही दिया है, कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। फिर दूसरी बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आप देखोगे तो 2 प्रकार की रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो पता होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो यूपीएससी ने 2016 में डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि भैया बताओ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लाता है, कौन तैयार करता है, तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। समझ गए, ये बात है, क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकते हैं। नाउ फाइनली आते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर में। तो आज अगर न्यूज़पेपर उठाओगे, एडिटोरियल देखोगे, तो इकलौता एडिटोरियल ये है जो हमारे लिए काम का है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे बात हो रही है द टेल ऑफ हैव मनी एंड बाय मिरेकल ड्रग। अब दोस्तों ये एडिटोरियल बस खाली मैंने ले लिया है ताकि आपको ये ना लगे कि यार को हमारा एडिटोरियल नहीं डिस्कस किया, लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे ना कुछ दमदार ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है कि भाई हाँ एग्जाम में कुछ हेल्प कर सके, मेंस में हेल्प कर सके, ऐसा कुछ दमदार पॉइंट ऑफ व्यू नहीं नजर आएगा। खैर पूरा मैटर क्या मैं आपको बता देता हूँ। मैटर है यहाँ पर मिरेकल ड्रग को लेकर। कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनका कह सकते हो एक अफवाह फैला दी जाती है मार्केट में, भाई यहाँ पर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये आपके वजन को तुरंत कम कर देगी, या आपके इस तरीके से शुगर को कम कर देगी। लोग यहाँ पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, वो जो दवाई है उसको वो ज़बरदस्ती खरीद रहे हैं, जबकि हमारे देश में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने उसको अप्रूवल ही नहीं दिया, तब भी लोग खरीद रहे हैं। इलीगल तरीके से यहाँ पर उसका ट्रेड हो रहा है। और वही सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे मेडिकल सिस्टम के लिए बहुत गंदी है, या बहुत खतरनाक कह सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, बट वो डॉक्टर इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभा रहा है। हमारे देश में जो इन मेडिसिन को रेगुलेट करने वाले बोर्ड हैं वो यहाँ पे अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी खामियों के बारे में यहाँ पर राइटर चर्चा करते हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ महीनों में अगर आपने देखा होगा तो हर सप्ताह अखबारों में आर्टिकल्स छप रहे हैं मैजिक इंजेक्शन के बारे में। ये जो इंजेक्शन है ना, इसी की बात हो रही है। ये मैजिक इंजेक्शन यहाँ पर नाम चल रहा है पूरे मार्केट में। अब ये में जो मैजिक इंजेक्शन है ये क्या मैजिक दिखा रहा है, लोगों का वजन कम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना है। जो मोटे लोग हैं उनको इंजेक्शन लगाओ, थोड़े थोड़े समय पर वजन कम हो जाएगा। अब ये जो मैजिक इंजेक्शन है दोस्तों, इसमें एक चीज प्रेजेंट है, एक दवाई प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। अगर आप सेमाग्लूटाइड का मेन काम देखोगे तो ओरिजिनली इसका मेन काम क्या है, जो डायबिटीज होता है ना, जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, इसको ठीक करने का काम करता है, शुगर ठीक करने का काम करती है दवाई। हाँ, दवाई का थोड़ा बहुत रोल है वेट लॉस में, ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हो रहे हैं पिछले कुछ महीने से कि भाई ये दवाई बहुत शानदार है, मिरेकल ड्रग है, जादू इंजेक्शन है जिससे वजन कम हो जाएगा, वो दिखाना गलत है। क्योंकि दोस्तों इंडिया में ये मेडिसिन अप्रूव्ड नहीं है, बट कुछ डॉक्टर्स यहां पर क्या कर रहे हैं, इस चीज को प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, लेकिन अप्रूव्ड नहीं है। समझ गए? कई बार दवाइयों को इंपोर्ट भी करवा लिया जाता है। वो सिनेरियो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसको राइटर मेंशन करते हैं। अब राइटर का कहना यहां पर यह है कि जो ये मीडिया है जो इन चीज़ों को दिखा रहा है, इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी तो बताए कि साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि इसी चीज़ का साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। आज से कई दशकों पहले यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका के अंदर में भी एक प्रकार का वजन घटाने वाला एक दवाई जिसकी पूरी तरह से मार्केटिंग की गई, एज अ मिरेकल ड्रग यहाँ पर बताया गया। लेकिन वही मिरेकल ड्रग बाद में देखने को मिला इतना ज़्यादा खतरनाक निकला जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों की हेल्थ को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों? बाद में पता चला कि वो जो ड्रग है वो ऑथोराइज नहीं था, अनऑथोराइज ड्रग था। वही सेम सिनेरियो इंडिया में देखने को मिल रहा है। ठीक है, राइटर ये बोलते हैं जो दवाइयाँ होती हैं नॉर्मली यहाँ पर पहले अप्रूवल दिया जाता है, उसके बाद इंडिया में बिकती हैं। ठीक है, प्रॉपर लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, उसके बाद ही तो बिकेंगी। एक बार अप्रूव हो जाएंगे तो जो रेगुलेटर है वो उसकी चेकिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, 2 साल तक देखेगा उसके इवेंट्स को कि भाई क्या असर पड़ रहा है। बट यहाँ पर बिना अप्रूवल के काम कर पाना ये काफ़ी खतरनाक है।
कई बार यहाँ पर जो लोग हैं वो इंपोर्ट करवा लेते हैं, है ना, इन दवाइयों को डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देंगे, वो इन दवाइयों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करा लेंगे, लेकिन इंडिया में अप्रूवल मिला नहीं है। ऐसी हॉस्पिटल्स कर लेते हैं, भाई उस दवाई को इंपोर्ट का लाइसेंस है तो इंपोर्ट लाइसेंस को अप्लाई कर देते हैं वो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इंडिया में अप्रूवल नहीं है उस दवाई का, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि अप्रूवल लेगा तो प्रॉपर ट्रायल होगा, प्रॉपर हर चीज़ देखने के बाद जाकर अप्रूवल मिलेगा, बट ये इंपोर्ट लाइसेंस को लेकर अपने आप ही यहाँ पर इस दवाई को ले रहे हैं। और ये अनअप्रूव्ड दवाई, इनका कोई ट्रायल नहीं हुआ, और यही कहीं ना कहीं मिरेकल ड्रग के नाम से लोगों को दी जा रही हैं, चिपकाई जा रही हैं, यही कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रही हैं, है ना। क्योंकि यही दवाई कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन का कारण बन रही है, यही इंजेक्शन एक बहुत बड़ा रिस्क बन रहा है लोगों के लिए। ये समझना ज़रूरी है, इस रिस्क को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया तो ऐसे प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, क्योंकि बात है यहाँ पर लोगों की हेल्थ की, बात है दवाई की। और यहाँ पर राइटर बोलते हैं किसी भी डॉक्टर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। अब वो प्रश्न क्या है, राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि क्या जो डॉक्टर है इसको कोई ऐसी दवाई जो इंडिया में अप्रूव नहीं है, क्या वो उसको प्रेस्क्राइब करनी चाहिए किसी इंसान को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या डॉक्टर्स यहाँ पर दवाइयाँ रिकमेंड कर रहे हैं, जब क्लाइंट्स है वो डिमांड कर रहे हैं दवाइयों की रिपोर्ट देख देख कर, भाई यहाँ मिरेकल एक जादू हो रहा है। और डॉक्टर्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्या स्टडी नहीं की हर चीज़ की, वो डॉक्टर पद पर बैठे हैं, भाई उन्हें नहीं पता कि यहाँ ड्रग अप्रूव है या नहीं है इंडिया के अंदर में, ठीक है। उसके फुल इफेक्ट जान लें, हर एक चीज़ बताएं इंसान को, केवल फ़ायदे ना गिनाएं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं वही बताएं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिमाग में आते हैं। और फिर बात आती है यहाँ पर, चलो कुछ अमीर लोग हैं वही तो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर अमीर गरीब की नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों की हेल्थ की, प्रॉब्लम है यहाँ पर एथिक्स की, सही और गलत की। और यही क्वेश्चन यहाँ पर राइटर उठाते हैं सरकार से, प्लस जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनसे, कि भाई आप कैसे इन ड्रग्स को इंपोर्ट करने दे रहे हो जो ऑलरेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया में अप्रूव नहीं है, और ये इंपोर्ट हो रही हैं। कई बार लोगों को पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है, लेकिन क्या हम ध्यान दे रहे हैं वाकई में? नहीं, हम लोग इतना फोकस ही नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो सरकार को प्रायोरिटी के ऊपर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े केसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, सरकार को यहाँ पर केयर करनी होगी इस चीज़ की। और जो इलीगल तरीके से दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही हैं इनके ऊपर रोक लगानी होगी, क्योंकि कई बार जो ये इंपोर्ट हो रही दवाइयाँ हैं ये फेक हैं, पैसा तो ले लेते हैं बराबर, लेकिन फेक दवाइयाँ आ रही हैं बाहर से जो और जानलेवा हो सकती हैं। तो इनके ऊपर कंट्रोल लगाना हमारा एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन कर रखा है। आई होप दोस्तों आपको इसके बारे में एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। तो यही आर्टिकल था जो आज के न्यूज़पेपर में प्रेजेंट था। आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। 2016 का एक प्रश्न है, ये बताना है कि भैया एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, कई बार आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है जब MSP पढ़ाया था। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं, ये सारे बॉक्स ये कौन से बॉडी से संबंधित हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। ये सब्सिडी की बात करते हैं, ठीक है। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स हमने पढ़ रखे हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको ये तीनों के तीनों बॉक्सेस देखने को मिलते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।